Java के इस वीडियो में I'm gonna discuss about the array. Okay, we will be learning array in this video. So I'll be discussing about what is an array, what are the types of array we have, and what is the advantages of using an array, what is the disadvantages of using an array. If you are not using array, then what you can use instead of using array. Okay, अगर कि आप एरे का यूज नहीं करते हो तो उसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हो, या फिर एरे से पहले अगर हम एरे का यूज नहीं करते तो उससे पहले क्या यूज करते थे जिससे प्रॉब्लम होने की वजह से हम एरे की तरफ जा सकते हैं, या फिर एरे का यूज कर सकते हैं, वो हमारे कॉम्प्लेक्सिटी को या टाइम को सेव करेगा। तो रियल टाइम एग्जांपल के साथ समझेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे, कोडिंग एग्जांपल्स भी करेंगे। ओके, सारे टाइप्स के एरे का कोडिंग एग्जांपल करेंगे, हर एक का एक रियल टाइम एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज एरे? So the first question is, what is an array? Array is a collection of similar data types. Simple. Okay, it's very simple. Array is the collection of similar data types. जब आपको एक ही टाइप के डेटा को स्टोर करनी है तो उसके लिए हम एरे का यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपको अगर सिर्फ इंटीजर स्टोर करनी है तो उसके लिए आप एरे का यूज कर सकते हो, सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए भी आप एरे का यूज कर सकते हो। और एरे का यूज तब किया जाता है जब आपके पास डेटा थोड़ी ज्यादा हो। अगर एक इंटीजर डेटा है तो आप उसके लिए वेरिएबल का यूज कर लो, वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर दो। ओके, सिंपल। अगर आपके पास डेटा ज्यादा है, इंटीजर टाइप का डेटा है लेकिन थोड़े ज्यादा डेटा है, मोर देन 20 है, मोर देन 10 डेटाज है आपके पास और सारे डेटा इंटीजर टाइप के ही है, तो उसके लिए 10 अलग अलग वेरिएबल्स न डिक्लेयर करके एक हम एरे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इस चीज को मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ, रियल टाइम एग्जांपल से समझाता हूँ कि एरे एक्चुअली में हमारे रियल लाइफ में एरे क्या है। करेक्ट। तो लेट सपोज कि मैं जावा सिखा रहा, कोई एक फैकल्टी है जो जावा सिखाता है, तो एक स्टूडेंट आया जिसको जावा सीखनी है, तो उस एक स्टूडेंट के लिए आपने एक फैकल्टी एलोकेट कर दी, वो फैकल्टी उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को जावा सिखाना स्टार्ट कर दिया। देन एक और स्टूडेंट आता है उसको भी जावा ही सीखनी है, तो उसके लिए अलग से एक फैकल्टी आपने ली। करेक्ट, अलग से एक फैकल्टी आपने ली और उसने जावा सिखाना स्टार्ट कर दिया। देन अगेन एक और स्टूडेंट आता है, उसको भी जावा ही सीखनी है, तो आपने एक और फैकल्टी ली, उस थर्ड फैकल्टी, ओके, उस थर्ड बंदे को जावा सिखाना स्टार्ट। तो इससे मेमोरी बहुत ज्यादा यूज हो रही है, आपको अलग अलग 3 क्लासरूम चाहिए होंगी, अलग अलग 3 फैकल्टीज चाहिए होंगी, और जो सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं वो तीनों के तीनों जावा ही सीख रहे हैं, तो क्यों ना हम उनको एक ही क्लासरूम के अंदर बिठा दें। कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, तीनों को जावा ही सीखने हैं ना, सेम है। करेक्ट, अलग अलग टेक्नोलॉजीज नहीं सीखनी, तीन स्टूडेंट्स या 5 स्टूडेंट्स या 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, सभी को सेम सब्जेक्ट सीखनी है, तो सबके लिए अलग अलग रूम और अलग अलग फैकल्टीज ना अलोकेट करके सभी के लिए एक हम रूम टाइप बना लेते हैं, और हम डिसाइड कर देते हैं उस रूम के अंदर कि हम 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इस रूम में बिठा सकते हैं, कैपेसिटी 10 है। तो ये चीज होती है कि अलग अलग क्लासरूम एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को अलोकेट ना करके, अलग अलग फैकल्टी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को अलोकेट ना करके, अगर कि सारे के सारे स्टूडेंट्स सेम सब्जेक्ट सीखने वाले हैं तो सभी के लिए एक कलेक्शन बना लो, एक कलेक्टिव वे में आप एक क्लासरूम डिसाइड कर लो, और उस क्लासरूम के अंदर नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ सीट्स डिसाइड कर लो कि कितने स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम बिठा सकते हैं एक क्लासरूम के अंदर, और सारे जावा वाले स्टूडेंट्स को एक जगह पर बिठा दो और उनके लिए एक फैकल्टी एलोकेट कर दो। तो अब यहाँ पर क्लासरूम भी एक ही यूज हो रही है और फैकल्टी भी एक ही यूज हो रही है, और 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी साइज आपने डिसाइड की है उस क्लासरूम की, तो आपने, अब इससे क्या हुआ, आपने लाइन ऑफ कोड कम कर दिए, आपने क्लासरूम्स कम कर दिए। करेक्ट, आपने मेमोरी एलोकेशन भी कम कर दी, आपने अलग अलग फैकल्टीज ना एलोकेट करके एक ही फैकल्टी है जो सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। तो ये एरे का एक एडवांटेज है कि ज्यादा लाइन ऑफ कोड ना लिख करके एक ही लाइन में आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कितने वेरिएबल्स या कितने डेटा स्टोर करने हैं, तो एक लाइन लिखने, और उस लाइन में आपको ये डिसाइड करने हैं कि मुझे कितने डेटा स्टोर करनी है, कितनी साइज का मुझे एरे बनाने हैं। तो सबसे पहले जो एरे क्रिएट की जाती है ना, उसका साइज डिसाइड किया जाता है। करेक्ट, कि आप एक रूम के अंदर में स्टूडेंट्स को बिठाने वाले हो तो आप कैपेसिटी डिसाइड करोगे कि इस रूम में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है, मुझे कितने चेयर्स लगाने हैं। तो अगर आपने 10 नंबर ऑफ चेयर्स एक क्लासरूम डिसाइड की, उस क्लासरूम के अंदर में 10 नंबर ऑफ चेयर्स आपने रख दी, और अब स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट आपने स्टार्ट कर दी है, स्टूडेंट्स इनरोल्ड हो गए हैं। अगर कि 6 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हुए तो बाकी के जो 4 चेयर्स है ना, आप उनको हटा नहीं सकते हो, खाली नहीं कर सकते, वो स्पेस आपके अनयूज्ड रहेंगे। तो एरे का ये डिसएडवांटेज है। एरे का एक एडवांटेज है कि कोड ऑप्टिमाइज हो जाता है, कोड ऑप्टिमाइज हो जाता है, कोड लाइन ऑफ कोड रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है।
इजी एक्सेसिबिलिटी होता है इससे। नंबर ऑफ लाइंस जितने कोड की जितनी लाइंस ऑफ कोड, मतलब नंबर ऑफ कोड्स जितने भी आप कम लिखोगे उतनी ज्यादा आपके प्रोग्राम की परफॉर्मेंस इनहेंस होगी। जितनी ज्यादा आप लाइंस लिखोगे अपने प्रोग्राम के अंदर, जितनी ज्यादा कोड लिखोगे उतनी ज्यादा उसकी थोड़ी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जावा की जो एग्जीक्यूशन है वो लाइन बाय लाइन होती है, तो हर एक लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो बेटर है कि अब मुझे 10 अलग अलग लाइन ना लिख करके एक ही लाइन में मैं ये डिसाइड कर दूं कि मुझे कितने डेटा स्टोर करते हैं, मैं उसका साइज डिसाइड कर सकता हूं कि एक रूम के अंदर मुझे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बिठाने हैं, मैं उसका साइज डिसाइड कर सकता हूं। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि कोड रिड्यूस हो जाती है, कोड ऑप्टिमाइज हो जाती है, करेक्ट। लेकिन इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि जब आप साइज डिसाइड कर लेते हो कि मुझे इस क्लासरूम के अंदर 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही बिठाने हैं, तो अगर एक्चुअली में 5 नंबर स्टूडेंट्स आते हैं तो आपके 5 नंबर ऑफ जो प्लेसेस है वो खाली रह जाएंगे, आप उसको किसी और में यूज नहीं कर सकते हो, करेक्ट। क्योंकि जो फैकल्टी पढ़ा रहा है वो तो जावा पढ़ा रहा है, तो वहां पे मैं जो बचे हुए 5 चेयर्स है उस पे मैं सेल्सफोर्स या डॉटनेट या किसी और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स तो बिठा नहीं सकता। और अगर इनरोलमेंट करने के टाइम पर 10 से ज्यादा स्टूडेंट्स आ जाते हैं, 12 स्टूडेंट्स आ जाते हैं या 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो उनके लिए आप साइज को स्ट्रेच नहीं कर सकते हो, साइज को बढ़ा नहीं सकते हो। तो ये एक एरे का डिसएडवांटेज होता है कि एक बार जो आपने साइज डिसाइड कर लिया ना, तो उसको ना ही आप कम कर सकते हो ना ही आप ज्यादा कर सकते हो, आपको उतने में ही मैनेज करना पड़ेगा, उतनी ही डेटा स्टोर करनी पड़ेगी, उतने ही स्टूडेंट्स को आप बिठा सकते हो। अगर कम होंगे तो बची हुई मेमोरी वेस्ट हो जाती है, अगर ज्यादा होते हैं तो आप उन ज्यादा को उसको साइज को बढ़ा नहीं सकते हो, स्ट्रेच नहीं कर सकते हो। इसके डिसएडवांटेज को फुलफिल करने के लिए जावा के अंदर एक टॉपिक आता है कलेक्शन, जो जावा की इस डिसएडवांटेज को फुलफिल करता है। तो चलिए हम कोडिंग के थ्रू एक एक एग्जांपल देखते हैं। और जो एरे है वो दो टाइप का एरे होता है, 1D एरे एंड 2D एरे, जिसको सिंगल डायमेंशन एरे बोला जाता है और मल्टी डायमेंशन एरे बोला जाता है। सिंगल डायमेंशन एरे के अंदर या तो रोज होंगे या फिर कॉलम्स होंगे। मल्टी डायमेंशन एरे जिसके अंदर रोज और कॉलम्स एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में एरे प्रिंट होता है। तो एक एक एग्जांपल देख लेते हैं सभी का। एग्जांपल वाइज एरे बहुत इजी है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो हमने क्या किया है, एसआरसी के अंदर में एरेज नाम का एक पैकेज बना लिया, उस पैकेज के अंदर में एक क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्लास का नाम मैंने दे दिया 1D एरे। लेट सपोज मुझे 10 20 30 40 50 60 80 90 100 ये वैल्यूज स्टोर करनी है। तो इसके लिए मेरे पास एक सिंपल ऑप्शन है कि इंटीजर a इज इक्वल्स टू उसके अंदर 10 स्टोर कर दूं, एक और इंटीजर वेरिएबल लूं उसके अंदर 20 स्टोर कर दूं, एक और इंटीजर, इस तरीके से 10 नंबर ऑफ वेरिएबल्स में डिक्लेयर कर सकता हूं, ये कर सकता हूं। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिक्लेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट प्रैक्टिस। आपके पास अगर सेम डेटा टाइप की मल्टीपल, क्योंकि एरे क्या बोलता है कि एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, अगर आपके पास सिमिलर डेटा टाइप्स हैं, एक से ज्यादा मल्टीपल डेटाज हैं और सारे के सारे एक ही टाइप के हैं, सिमिलर हैं, तो उनके लिए आप अलग अलग वेरिएबल ना डिक्लेयर करके एरे का यूज कर सकते हो। वी हैव द कॉन्सेप्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इंट AR सर्च कर 10, इसको बोला जाता है एरे ब्रैकेट। दिस विल बी कॉल्ड एज द एरे ब्रैकेट। और यहां पर जो नंबर हमने पास किया है वो 10। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जावा की हीप मेमोरी के अंदर में 10 साइज की मेमोरी अलोकेट कर देगा, 10 साइज की एक मेमोरी अलोकेट कर देगा, जो इंडिकेट होती है इंडेक्स के बेसिस पर। पहला फर्स्ट मेमोरी 0 इंडेक्स है,
इंडिकेट होगी। सेकेंड मेमोरी 1 इंडेक्स से, तो इसका इंडेक्स जो स्टार्ट होता है, एरे का जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और 0 से 9 तक जाएगा, क्योंकि 10 नंबर ऑफ मेमोरीज अलोकेट हुई हैं। जैसे ही आपने एरे का साइज डिसाइड किया 10, तो जावा की हीप मेमोरी के अंदर में एक 10 साइज की मेमोरी अलोकेट हो जाती है, जो और फर्स्ट मेमोरी 0 इंडेक्स से इंडिकेट होती है। फॉर लूप int I is equals to 0, I less than equals to arr dot let's store the value first। मैं चाहता हूं कि arr एरे के 0 इंडेक्स पर वैल्यू प्लेस कर दूं 10 एंड arr के फर्स्ट इंडेक्स पर वैल्यू रख दूं मैं 20 एंड arr के सेकेंड इंडेक्स पर वैल्यू रख दूं मैं 30 एंड arr के थर्ड इंडेक्स पर, थर्ड मतलब फोर्थ इंडेक्स पर वैल्यू रख दूं मैं 40। इस तरीके से मैं वैल्यूज रख सकता हूं। कितनी वैल्यूज रख सकता हूं? सिर्फ जितनी एरे की साइज है। 0 इंडेक्स से स्टार्ट किया है तो 9 इंडेक्स तक मैं जा सकता हूं। 10th इंडेक्स पर जैसे ही जाऊंगा तो मुझे एक एरर मैसेज मिलेगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की जितनी आपके अकाउंट में बैलेंस था उससे ज्यादा आप विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो, तो इनसफिशिएंट बैलेंस का मैसेज आता है। तो यहाँ पर एरे की साइज 10 है और आप 11 एलिमेंट अगर ऐड करने की कोशिश करोगे, 11 एलिमेंट ऐड करोगे तो ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा। उससे कम आप स्टोर कर सकते हो। तो उससे कम अगर मैंने ये 4 एलिमेंट ऐड किए तो बाकी की जो 6 मेमोरी है ना वो वेस्ट हो जाएगी। ये एरे का डिसएडवांटेज होता है कि इसकी साइज 10 है। तो अगर आपने 10 एलिमेंट ऐड किए हैं तो आपने पूरा का पूरा यूज कर लिया, पूरी मेमोरी यूज कर ली। तो अगर आपको रन टाइम पर, एग्जीक्यूशन टाइम पर पता चलता है कि मेरे पास 12 एलिमेंट है, लेकिन आप 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते हो, सिर्फ 10 नंबर एलिमेंट ही ऐड कर सकते हो। एरे की जो साइज होती है ना वो फिक्स्ड होती है, रन टाइम पर फिक्स्ड हो जाती है। आप उसको ना ज्यादा कर सकते हो ना ही कम कर सकते हो। आपके पास एलिमेंट अगर कम है तो बची हुई मेमोरी वेस्ट हो जाएगी, और अगर आपके पास एलिमेंट ज्यादा है ऐड करने के लिए तो आप 10 से ज्यादा उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हो। इसको हम प्रिंट करते हैं। फॉर लूप का यूज करेंगे क्योंकि फॉर लूप में हम डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस इंडेक्स से स्टार्ट करनी है। मुझे 0 इंडेक्स से स्टार्ट करनी है और i लेस देन इक्वल्स टू कहां तक जानी है, एरे की जो लेंथ है। तो एरे की लेंथ तो डिसाइडेड होती है। अगर आपको नहीं पता है, ये आप नहीं देख पा रहे हो कि एरे की लेंथ कितनी है, तो आप arr डॉट लेंथ का यूज कर लो। लेंथ फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास लेंथ फंक्शन है एंड i प्लस प्लस। और अगर आपको लेंथ पता है तो यहाँ पर वो नंबर रख दो। आपको लेंथ पता है कि मेरा एरे 10 साइज का है तो यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू 10 कर दो। और अगर आपको लेंथ नहीं पता है तो आप इसको एयर डॉट लेंथ, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो जितनी भी एरे की लेंथ होगी उतने टाइम्स ये लूप चलेगा। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर सिंपली प्रिंट कर दो arr ऑफ i। प्रोसेस पेज दे दूंगा हर एक आउटपुट के बीच में। तो मैं क्या प्रिंट कर रहा हूं, arr ऑफ i की वैल्यू क्या है 0, arr ऑफ 0, और arr ऑफ 0 पर मैंने क्या वैल्यू रखी है 10। तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगी तो मुझे आउटपुट में मिलेगा 10। देन i 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, i हो जाएगा 2। अब arr ऑफ 2, ठीक है, मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर में arr ऑफ 2 प्रिंट कर रहा हूँ, और arr ऑफ मतलब 0 के बाद 1 प्रिंट कर रहा हूँ, arr ऑफ 1। या फिर अगर 2 भी, डायरेक्ट 2 भी अगर प्रिंट कर रहे हो तो भी आपको सेकंड arr ऑफ 2, अगर i की वैल्यू 2 है तो arr ऑफ 2, arr ऑफ 2 पे आपने क्या वैल्यू रखा है वो वैल्यू आपको मिल जाता है। तो एरे इंडेक्स बेसिस पर वर्क करता है। आप इंडेक्स
दे करके भी उस इंडेक्स पर स्टोर्ड वैल्यू को डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 0 इंडेक्स से स्टार्ट करोगे और उसके टिल द लेंथ आप जाओगे, आपको बीच का कोई एलिमेंट चाहिए, आपको इंडेक्स बेसिस पे कोई एलिमेंट चाहिए, तो वो भी आप गेट कर सकते हो। तो यहाँ पर ए आर आर ऑफ आई ना करके ए आर आर ऑफ डायरेक्टली मैं अगर 3 कर दूं, तो थर्ड इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट है, ए आर आर ऑफ 3 के थर्ड इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट है वो डायरेक्टली मुझे मिलेगा, बाकी सब नहीं मिलेगा। करेक्ट। तो मैं पहले आपको ये करके दिखाता हूँ, एग्जीक्यूट। करेक्ट। इसकी लेंथ क्या है 10, एरे की लेंथ क्या है 10, और हम कब तक लूप को चला रहे हैं, जब जितनी उसकी लेंथ है, तो इसलिए ये मेरे को 10 टाइम्स लूप चल रही है, और ये थर्ड इंडेक्स पर जो भी है वो 10 टाइम्स मुझे प्रिंट होकर के मिल रहा है। तो ये ना करके हम क्या कर लेंगे, आई प्रिंट कर देते हैं, और थोड़ी लेंथ में थोड़ी कम कर देता हूँ, 4 ही करता हूँ, ताकि मेरा लूप 4 टाइम्स ही चले और मुझे सारे एलिमेंट्स मिल जाएं। देन आपको यूज करना पड़ेगा लेस देन, इक्वल्स टू नहीं, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो एक कम तक चलेगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट किया, अगर 1 से स्टार्ट किया है, 1 से स्टार्ट किया होता, आप इंडेक्स चेंज कर सकते हो, 0 से की जगह 1 से स्टार्ट कर सकते हो, तो 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट इग्नोर हो जाएगा। तो हमने 0 से स्टार्ट किया है, तो 0 के बाद 1 2 3, करेक्ट। तो 1 2 3, 0 1 2 3 में ही हमें 4 एलिमेंट मिल जाएंगे। तो ये था एग्जांपल आपका 1D एरे का। ओके, अब देखते हैं हम 2D एरे, मल्टी डायमेंशन एरे। ये सिंटेक्स है एरे डिक्लेयर करने का। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हो, 10, 20, 30, 40 एरे इस तरीके से भी डिक्लेयर होती है। अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, इस तरीके से भी एरे डिक्लेयर होती है। तो ये मैनुअल हो गया कि आपने वैल्यू को वहीं पर रख दी। इसको डायनामिक अगर बनाना हो, डायनामिक बनाने का मतलब कि सिस्टम से इनपुट देनी है, कि मैं एरे का जो एलिमेंट है यहाँ पर मैनुअली स्टैटिक वैल्यू ना दे करके मैं सिस्टम से इनपुट देना चाहता हूँ, तो मुझे कोड को वही जो प्रीवियस हमने यूज किया था वो यूज करना पड़ेगा। उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसको डायनामिक बनाते हैं। तो डायनामिक बनाने के लिए जो हमारा प्रीवियस सिंटेक्स था वही सिंटेक्स रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एरे की साइज डिसाइड कर लिया है कि 4 साइज है, तो मैं सिस्टम से 4 एलिमेंट इंटर कर सकता हूँ। नाउ एक स्कैनर बना लेंगे, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लो, sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। स्कैनर का यूज किया जाता है जावा के अंदर सिस्टम से इनपुट लेने के लिए, जैसे सी लैंग्वेज के अंदर में यूज किया जाता है स्कैनफ, और सी प्लस प्लस के अंदर में सी इन का यूज किया जाता है, वैसे ही जावा के अंदर में स्कैनर का यूज किया जाता है सिस्टम से इनपुट लेने के लिए। सिस्टम डॉट इन, ये लाइन लिखते ही आपको क्या, ये कोड क्या अलाउ कर देगी, ये कोड अलाउ कर देगी कि कंसोल से आप इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो, सिस्टम से आप इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो। सिस्टम डॉट इन का मतलब होता है कि आप सिस्टम से इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो। तो जो आप सिस्टम से इनपुट प्रोवाइड करते हो वो वैल्यू यहाँ से रिसीव होती है, यहाँ से पास होती है, और इस एससी के अंदर रिसीव होती है। जो भी फर्स्ट वैल्यू आप इंटर करते हो, जो आप वैल्यू इंटर करोगे वो ये अलाउ कर रहा है आपको इंटर करने के लिए। स्कैन सिस्टम डॉट इन अलाउ करता है सिस्टम से वैल्यू को इंटर करने के लिए, और जो वैल्यू आपने इंटर किया है वो एट फर्स्ट एससी के अंदर स्टोर होती है फॉर द फर्स्ट। ओके, देन इंटर वैल्यू फॉर इंटर वैल्यू फॉर एरे। तो हम वैल्यू एंटर करेंगे, और वैल्यू के एंटर करने के बाद किस में स्टोर करना रहेगा,
सी डॉट नेक्स्ट इंट। नहीं, हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंट साइज, करेक्ट। और इस साइज को हम यहाँ पर रख देते हैं ताकि इसको डायनेमिक बना सके, और यहाँ हम डिसाइड करेंगे साइज। ले लेते हैं ये भी सिस्टम से ही। स्कैनर को उठाकर थोड़ा सा ऊपर रख दो। साइज डिक्लेयर करनी है, तो साइज भी मैं अब दो चीजें हम सिस्टम से इनपुट लेंगे। साइज भी डिसाइड करेंगे डायनामिकली। साइज को मैं चाहूँ तो एक बार रन करूंगा तो चेंज कर दूं साइज कुछ, दूसरी बार जब रन करूंगा तो उसकी साइज बदल करके रन करूं। तो मैं साइज की वैल्यू भी मैन्युअली ना दे करके साइज की वैल्यू भी सिस्टम से ही लेता हूं। करेक्ट। इंटर साइज ऑफ अरे, size equals to sc dot next int। देन कट करो और इसके बाद इसको रखो कि हमने साइज डिसाइड कर लिया, इसकी जरूरत नहीं है। अब समझते हैं पहले कोड को। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इंटीजर टाइप की एक वेरिएबल डिक्लेयर की है। अब मैं सिस्टम को एक मैसेज दे रहा हूं, इंटर साइज ऑफ एरे। ठीक है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर ही बना रखा है। अब मैं सिस्टम को मैसेज दे रहा हूं इंटर साइज ऑफ एरे। तो जो भी सिस्टम से इनपुट दी जाएगी ना, उसको मैं स्टोर करूंगा साइज वेरिएबल के अंदर। पहले सबसे पहले रखूंगा जो भी सिस्टम से आप इनपुट दोगे, 4, 6, 8, 10 जो भी आप इनपुट दोगे वो स्टोर करूंगा मैं इस साइज वेरिएबल के अंदर। और ये जो एरे क्रिएट कर रहे हैं उसमें मैं साइज को इंटर यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, वो एरे की साइज डिसाइड हो जाएगी। अगर आपने 4 स्टोर किया है इस साइज के अंदर और साइज यहाँ पर है, तो इसका मतलब कि एरे की साइज 4 हो जाएगी। तो मैंने सिस्टम से डायनामिकली एरे की साइज ले ली। अब जब एरे की साइज ले ली 4 या 5, तो अब मुझे 5 एलिमेंट इंटर करवानी है कि 5 एरे की साइज 5 है, तो अब 5 इंटीजर एलिमेंट्स आप सिस्टम से इनपुट कर सकते हो। तो अब एक एक करके इंटर वैल्यू, इंटर द एलिमेंट फॉर एरे। ठीक है, इंटर, और इफ यू वांट इंटर द मैसेज, थोड़ा सा ठीक से प्रिंट करते हैं, इंटर द जितनी साइज है मैं मैसेज में डाल देता हूं, इंटर। ओके, अब इस साइज वेरिएबल के अंदर में इनपुट से, सिस्टम से इनपुट लेकर के क्या वैल्यू स्टोर किया है, 4। तो ये 4 क्या हो गई, एरे की साइज डिसाइड हो गई। अब मैं जब 4 एलिमेंट इंटर करने के लिए जब मैसेज दे रहा हूं, तो वहां पे मैं प्रिंट कर रहा हूं इंटर देन साइज। तो साइज क्या है, 4, तो इंटर 4 एलिमेंट्स। तो ये एक मैसेज से प्रॉपर मुझे समझ में आएगा कि मुझे 4 एलिमेंट ही ऐड करने हैं। इंटर देन साइज की वैल्यू क्या है, 4, इंटर 4 देन एलिमेंट्स। तो 4 एलिमेंट्स आपको एंटर करनी है। अब जो 4 एलिमेंट्स आप एंटर करोगे 4 टाइम्स, एक बार आप 1 इंटर कर सकते हो, एक बार 2 इंटर कर सकते हो, एक बार 4 इंटर कर सकते हो, एक बार 10 इंटर कर सकते हो। तो इंटीजर वैल्यू आपको एंटर करनी है। तो जब भी सिस्टम से हम इनपुट देते हैं ना, तो स्कैनर उसको स्कैन करता है, स्कैनर उसको चेक करता है कि जो इनपुट दी गई है, करेक्ट, और इस डेटा को जो इनपुट पास की गई है उसको मुझे जिस वेरिएबल में स्टोर करने हैं वो वेरिएबल इंटीजर टाइप का है।
तो मेरे पास जो इनपुट आया है ना वो भी इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए, टाइप मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो आप कैरेक्टर या कैर अल्फाबेट ये सब चीजें स्टोर नहीं कर सकते हो, डेसिमल वैल्यू ये सब चीजें स्टोर नहीं कर सकते हो, करेक्ट, इंटरनेट सिस्टम से इनपुट नहीं दे सकते हो। तो जैसे फर्स्ट एलिमेंट आप इंटर करते हो तो स्कैनर उसको स्कैन करता है कि इंटीजर टाइप का ही वैल्यू है, देन वो वेरिएबल को असाइन करता है, करेक्ट, एरे का जो वेरिएबल है उसको उसमें वो असाइन करता है। देन आप सेकंड वैल्यू इंटर करोगे, क्योंकि एरे की साइज आपने 4 डिसाइड कर रखी है तो आपके पास 4 एलिमेंट इंटर करने का ऑप्शन है। तो 4 बार जो आप सिस्टम से एलिमेंट को इनपुट दोगे तो 4 में से किसी भी टाइम में मिस्टेक हो सकता है, 0 की जगह पे ओ प्रेस हो सकता है। तो 4 टाइम्स जावा क्या करता है, 4 टाइम्स स्कैनर क्या करेगा, 4 टाइम्स जितनी बार भी आप सिस्टम से इनपुट दे रहे हो हर बार वो उसको स्कैन करेगा, पहले स्कैन करेगा देन वेरिएबल के अंदर में स्टोर करेगा, देन आप नेक्स्ट इनपुट दोगे तो उसको स्कैन करेगा देन वेरिएबल के अंदर में स्टोर करेगा। तो ये 4 टाइम्स चल रही है। अगर एरे की साइज 5 है तो ये 5 टाइम्स स्कैन करेगा, एरे की साइज अगर 6 है तो 6 टाइम्स, हमें 6 एलिमेंट देनी है तो 6 टाइम्स स्कैन करेगा। तो मुझे इसके लिए एक फॉर लूप यूज करनी पड़ेगी सिस्टम से इनपुट देने के लिए। फॉर लूप स्कैनर जो रिसीव करेगा वो लूप के अंदर रिसीव करेगा, एक बार लूप चलेगी, पहला एलिमेंट रिसीव करेगा, स्कैन करेगा, देन उसको वेरिएबल में असाइन करेगा, देन एक बार और लूप चलेगी क्योंकि आपने एक और एलिमेंट इंटर किया है। तो इस तरीके से आपको स्कैनर का यूज करना पड़ेगा, मतलब जो एलोकेट करते हैं स्कैनर, जो सिस्टम से इनपुट लेने के बाद वेरिएबल में स्टोर करता है, उसको हमें स्कैनर इसके लूप के अंदर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ARR डॉट लेंथ ना लेकर के आप यहां पर साइज ले सकते हो। देन ARR is equals to C dot next int ARR of I is equals to SC dot next int, करेक्ट। अब इस लाइन ऑफ कोड को समझाता हूं, ये क्या किया मैंने, सिंपल है, बहुत इजी है। सबसे फर्स्ट लाइन में सबसे पहले तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, साइज नाम की इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रखी है। सिस्टम से बोल रहा हूं कि एक वैल्यू एंटर करो, सिस्टम से हमने वैल्यू एंटर की 5, करेक्ट, या 4 एंटर की, लेट सपोज 4 एंटर की। स्कैनर ने उसको स्कैन किया, डेटा जो भी आपने 4 एंटर किया था वैल्यू, उसको स्कैन किया, उसको लगा कि हाँ ये डेटा जो मेरे पास है वो इंटीजर ही है और जिसमें मुझे स्टोर करने वो भी इंटीजर टाइप का ही है, तो उसने असाइन कर दी साइज में, साइज इंटीजर वेरिएबल के अंदर में उसको उसने स्टोर कर दिया। देन उसी को हमने यहां पर रख दी, तो एरे की साइज डिसाइड हो गई 4, करेक्ट। अब एरे की साइज 4 डिसाइड हुई है, इसका मतलब है कि आप 4 इंटीजर एलिमेंट इंटर कर सकते हो, 4 एलिमेंट्स आप इंटर कर सकते हो। तो मैंने मैसेज प्रिंट कर दी सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन के अंदर में इंटर 4 एलिमेंट्स। तो जब आप 4 एलिमेंट इंटर करोगे तो 4 टाइम्स इंटर करोगे, 4 एलिमेंट आप इंटर करोगे तो 4 बार इंटर करोगे, तो उनमें से किसी भी एक टाइम में आपसे मिस्टेक होकर के अल्फाबेट इंटर हो सकता है या अलग टाइप का डेटा इंटर हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करनी है, हर एक एलिमेंट, हर एक इनपुट वैल्यू के ऊपर मुझे स्कैन करनी है, चेक करनी है, देन वेरिएबल को असाइन करनी है। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, लूप से कर सकता हूँ कि पहला एलिमेंट आपने एंटर किया, लूप चली, स्कैन किया, स्कैन करने के बाद फर्स्ट एलिमेंट को 0 इंडेक्स के ऊपर स्टोर कर दिया, एक बार और लूप चली, इंडेक्स 0 से 1 हो गई, सेकंड एलिमेंट आपने एंटर किया है, सेकंड एलिमेंट स्कैन हुई, स्कैन होने के बाद अब वो 1 हो चुका है, लूप सेकंड टाइम लूप चल रहा है तो आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर सेकंड वैल्यू को, सेकंड एलिमेंट को स्टोर कर देगी, करेक्ट। लूप एक बार और चलेगी, थर्ड टाइम चलेगी, आपने सिस्टम से फिर से इनपुट दिया, थर्ड एलिमेंट के लिए आपने इनपुट दिया, लूप के अंदर स्कैनर क्या करेगा, उसको स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद वेरिएबल को असाइन करेगा, करेक्ट। एक बार और लूप चलेगी, तो इस तरीके से जैसे जैसे लूप चलेगी आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी का मतलब कि इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आप एलिमेंट पास कर रहे हो तो जो भी इंडेक्स की वैल्यू करंट रहेगी उस इंडेक्स के ऊपर आपका डेटा स्टोर, आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ इस केस में आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, और ये कितनी टाइम्स चलेगा, जितनी एरे की साइज है, 4 टाइम्स चलेगा, करेक्ट। तो आई की वैल्यू 0 है और मुझे जो सिस्टम से आपने इनपुट दिया है, फर्स्ट एलिमेंट जो आपने एंटर किया उसको स्कैन किया, स्कैन करने के बाद ARR ऑफ आई की वैल्यू क्या है 0, तो 0 इंडेक्स के ऊपर वो वाला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट स्टोर हो जाएगा।
देन आई 1 से इंक्रीज हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर आई की वैल्यू हो गई 1, इसका मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स। नेक्स्ट जो एलिमेंट आप इंटर करोगे वो भी स्कैन होगी, स्कैन होने के बाद आई की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जाकर के स्टोर हो जाएगी। देन आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, सेकंड इंडेक्स। देन आप जो भी इंटर करोगे, तीसरा जो आप डेटा इंटर कर रहे हो, वैल्यू इंटर कर रहे हो, एलिमेंट इंटर कर रहे हो, उसको वो स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद इंडेक्स पर, थर्ड इंडेक्स के ऊपर स्टोर कर देगा, मतलब सेकंड इंडेक्स के ऊपर स्टोर कर देगा। तो इस तरीके से ये लूप चलता है, और ये लूप कब तक चलेगा? जितनी एरे की साइज है, करेक्ट, जितनी एरे की साइज है उतनी टाइम्स ये लूप चलेगी, और हर एक एलिमेंट के लिए स्कैनर उसको स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद इनिशियलाइज करेगा, इंडेक्स के ऊपर प्लेस करेगा। अब जब हो गई, प्लेस हो गई, जब स्टोर हो गई, देन सेम आप लूप से उसको रिट्रीव कर लो, प्रिंट कर लो। तो ये हमने क्या किया, इसको डायनेमिक बना दिया। फर्स्ट इंटर साइज ऑफ एरे, मैंने साइज दिया 4। अब क्या बोला? इंटर 4 एलिमेंट्स, 23, 34, 45, 46। अब जैसे ही इंटर करूंगा ये प्रिंट करके, क्योंकि अब कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप साइज कंप्लीट हो गई। तो साइज जब कंप्लीट हो जाती है तो उससे ज्यादा आप एलिमेंट इंटर नहीं कर सकते हो। तो ये था आपका 1D एरे, सिंगल डायमेंशन एरे। अब देखते हैं एक एग्जांपल 2D एरे का, मल्टी डायमेंशन एरे का, जिसके अंदर रो और कॉलम, जिसके अंदर 2 लूप चलेगी। यहाँ पर तो सिस्टम से इनपुट लेने के लिए भी एक ही लूप थी, क्योंकि आई की वैल्यू 0 हो रही है, 1 हो रही है, 2 हो रही है, करेक्ट, तो एक ही लूप चली। अब लूप के थ्रू आपने एलिमेंट जो इंटर किया उसको स्टोर कर दिया इंडेक्स पर। अब जब आपने स्टोर कर दिया है तो प्रिंट करने के लिए उसको वापस रिट्रीव करना पड़ेगा। तो 4 एलिमेंट आपने एक एक करके स्टोर किया है, तो 4 एलिमेंट को एक एक करके रिट्रीव भी करेंगे। तो इसी तरीके से आपको स्टोर करने के लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं, और रिट्रीव करने के लिए भी फॉर लूप का ही यूज करते हैं, क्योंकि एक एक एलिमेंट हमने स्टोर किया है, अब एक एक एलिमेंट करके हम रिट्रीव करेंगे। तो फॉर लूप का यूज किया स्टोर करने के लिए 1 by 1, तो फॉर लूप का यूज करेंगे हम रिट्रीव करने के लिए 1 by 1। अब 2D एरे से मल्टी डायमेंशन एरे, उसके अंदर रो और कॉलम्स दोनों आ जाते हैं। रो और कॉलम एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में बनता है, जिसके अंदर रो और कॉलम्स दोनों आ जाते हैं। तो हमें 2 फॉर लूप लगेगी। पहला फॉर लूप रो डिसाइड करेगा, सेकंड फॉर लूप कॉलम को डिसाइड करेगा। तो हम डेटा को, एलिमेंट को स्टोर करने के लिए भी सेम एग्जैक्टली ऐसा ही, एलिमेंट को स्टोर करने के लिए भी रो और कॉलम के बेसिस पर हम एलिमेंट को स्टोर करेंगे, और रिट्रीव करने के लिए भी 2 फॉर लूप लगेगी। स्टोर करने के लिए 2 फॉर लूप लगेगी, पहला रो के लिए, दूसरा होगा कॉलम के लिए, और रिट्रीव करने के लिए भी सेम एग्जैक्टली सेम फॉर लूप। जिस तरीके से हम स्टोर करते हैं उसी तरीके से हम रिट्रीव भी करते हैं। तो अब क्विकली हम देखते हैं 2D एरे से मल्टी डायमेंशन एरे। तो मैंने 3 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, रो, जो रो को डिसाइड करेगा कि कितनी रो होंगी, और कॉलम, क्योंकि मल्टी मैट्रिक्स जब बनता है तो वो 9 एलिमेंट्स आपने लिया है, तो 3 रो और 3 कॉलम्स इस तरीके से बनता है। तो एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स रो के ऊपर जाएंगे और कुछ एलिमेंट्स कॉलम के ऊपर जाएंगे। तो रो और कॉलम को जब आप इनटू करोगे तो टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो अगर 3 by 3 का एरे है तो 9 एलिमेंट्स होंगे टोटल। ओके, 2 by 2 का अगर एरे है, 4 का अगर एरे है तो 2 by 2 का अगर एरे है, 2 रो 2 कॉलम, तो 4 एलिमेंट्स होंगे टोटल। तो हमें टोटल एलिमेंट्स कैलकुलेट की, मुझे अगर मैंने रो डिसाइड किया कि 3 रोज होनी चाहिए और कॉलम डिसाइड किया कि 3 कॉलम्स होने चाहिए, तो टोटल एलिमेंट्स हम कितना इंटर करेंगे? तो रो इंटू कॉलम, आपकी टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे कि 9 एलिमेंट्स आप इंटर करोगे तो 3 by 3 का एक मैट्रिक्स बनेगा। तो इसलिए मैंने एलिमेंट्स भी लिया है। अब इंटर वैल्यू फॉर रो, पहला वैल्यू एंटर करते हैं हम रो के लिए, पहले रो डिसाइड कर लेते हैं। रो इज इक्वल टू, स्टोर कर लेते हैं, रो इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट के अंदर। ठीक है, मुझे रो के लिए वैल्यू मिल गई। देन सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट एल एन इंटर वैल्यू फॉर कॉलम, कॉलम डिसाइड कर लो, कॉलम कितना रखनी है, COL इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, फिर इंट ARR, ये रो के लिए, ये कॉलम के लिए। 2D एरे इस तरीके से डिक्लेयर की जाती है। न्यू
इंट, करेक्ट, यहां पर रख दो रो, ये हो जाएगा आपका कॉलम। नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो एरर, नथिंग। हमने रो के लिए इनपुट ले ली, कॉलम के लिए भी इनपुट ले ली, रो डिसाइड कर ली और कॉलम डिसाइड कर ली। ओके, अब आपको यहाँ पर कहीं पर भी आप एलिमेंट्स इज इक्वल टू रो इनटू कॉलम। नाउ इंटर एलिमेंट्स, करेक्ट। अब इतना मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूं कि इतना प्रिंट कैसे होता है। अभी कोई मैट्रिक्स नहीं बन रही है। इंटर वैल्यू फॉर रो, इंटर वैल्यू फॉर कॉलम, नाउ इंटर 16 एलिमेंट्स। तो रो 4 है एंड कॉलम भी 4 है, 4 बाई 4 का एक मैट्रिक्स बन रहा है। तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? 16 एलिमेंट्स होंगे। तो अब मुझे सिस्टम से 16 एलिमेंट्स इंटर करने हैं। तो 16 एलिमेंट्स इंटर करोगे तो 16 टाइम्स आपको उसको स्कैन करना पड़ेगा, करेक्ट। तो जो पहला एलिमेंट, जो पहला 4 एलिमेंट आप इंटर करोगे वो रो डिसाइड हो जाएगी। सेकंड जो 4 एलिमेंट हम इंटर करते हैं वो कॉलम के लिए डिसाइड होता है। तो दो फॉर लूप लगेगी, पहला फॉर लूप रिस्पॉन्सिबल होगा रो के लिए, दूसरा फॉर लूप रिस्पॉन्सिबल होगा कॉलम के लिए। तो यहां तक इजी है। अब ले लेता हूं एक फॉर लूप, कंट्रोल स्पेस, देन इटरेट ओवर एरे, इंटर, देन ये चलेगा आपका रो तक, करेक्ट। आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रो, देन फॉर लूप, इसके अंदर एक फॉर लूप जो होगा कॉलम के लिए, ये चलेगा कब तक? कॉलम तक, जितनी उसकी कॉलम होंगी। ओके, अब वैल्यू हमें एंटर करानी है, ARR ऑफ आई एंड जे, ठीक है। इस टाइम पर ARR ऑफ आई की वैल्यू भी 0 है, जे की वैल्यू भी 0 है, मतलब रो भी 0 है, कॉलम भी 0 है। तो आप एलिमेंट इंटर करो, पहला एलिमेंट इंटर करो, वो कहां पर प्लेस होगा? 0 0, ठीक है। जहां पर रो भी 0 है, कॉलम भी 0 है, तो 0 0 इंडेक्स के ऊपर प्रिंट होगा। sc डॉट नेक्स्ट इंट, करेक्ट। फर्स्ट एलिमेंट आपने इंटर किया, वो कहां पर इंटर हुआ? इसने पूछा इंटर 16 एलिमेंट्स, आपने फर्स्ट एलिमेंट इंटर किया, उसने कहा वो इंटर यहां से इंटर हुई, कहां पर स्टोर होगी? आई एंड जे, आई की वैल्यू क्या है? 0 है, जे की वैल्यू भी क्या है? 0 है, तो 0 0 इंडेक्स के ऊपर स्टोर हो जाएगी, करेक्ट। अब जे की वैल्यू 0 है, जब नेक्स्ट एलिमेंट ये जे की, जब अब आई की वैल्यू 0 है, करेक्ट। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन रो क्या है? 4, मगर अगर आपने 4 वैल्यू इंटर किया रो के लिए तो रो की वैल्यू क्या है? 4। 0 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होते ही सबसे पहले अंदर आ जाएगा जे, और जे पूरा एग्जीक्यूट होगा, मतलब रो 0 होगा, फिर 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 या 0 5 0 6, जितने भी आपने रो के लिए या कॉलम के लिए जो भी आपने साइज डिसाइड किया है रो और कॉलम के बेसिस पर, इस तरीके से है। रो 0 रहेगा, फिर कॉलम बढ़ता जाएगा, देन जब कॉलम की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी देन रो 1 से इंक्रीज होगा, देन सेकंड फर्स्ट रो में आ जाएगा, फर्स्ट रो आई 1 हो जाएगी, जे आपका फिर से 0 से स्टार्ट होगा, तो 1 0 1 1 1 2 1 3, इस तरीके से, देन फिर आई बढ़ेगा, 3 रो, थर्ड रो पे जाएगा, तो 3 0 3 1 3 2 3 3, इस तरीके से, देन फिर आई बढ़ेगा, 3 हो जाएगा, फिर 3 0 3 1 3 2 3 3, इस तरीके से ये वर्क करता है, और इस तरीके से ये एलिमेंट को स्टोर करेगा। तो जो आपने पहला एलिमेंट 16 एलिमेंट आपको स्टोर करने हैं, तो एलिमेंट कैसे स्टोर होगा? जो फर्स्ट एलिमेंट आप इंटर करोगे, यहां से फर्स्ट एलिमेंट इंटर होगा, और आई और जे की वैल्यू अभी 0 है, तो 0 0 इंडेक्स के ऊपर स्टोर हो जाएगा। सेकेंड एलिमेंट जब आप इंटर करोगे तो आई 0 ही रहेगा। अब ये जे तब तक चलेगा जब तक जे की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है, 0 लेस देन, ओके, अगर कॉलम 4 है तो 0 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू, 1 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू,
2 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू, 3 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू, 4 लेस देन 4 कंडीशन फॉल्स, देन बाहर निकलेगा, देन आई अब 1 से इंक्रीज होगा, 1 होगा। जब 1 होकर के जब ये अंदर आएगा तो देन j इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट होगा, तो 1 0 1 1 1 2 1 3, देन आई 1 से इंक्रीज होगा 2, देन 2 0 2 1 2 2 2 3, इस तरीके से वर्क करता है। आई एक बार एग्जीक्यूट होता है और j 0 से जितनी उसकी कॉलम की साइज है उतनी टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। फिर जब फॉल्स हो जाएगा, जब j से बाहर निकलता है, देन आई 1 से इंक्रीज होगा, देन j अगेन 0 से जितनी उसकी कॉलम की साइज है उतनी टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा। तो अब इस तरीके से ये स्टोर कर देगा इंडेक्स पर 16 एलिमेंट, 16 टाइम्स लूप चलेगी, 16 टाइम्स वो स्टोर कर देगा। अब सेम चीजों को आपको कॉपी कर लेने हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देने हैं प्रिंट करने के लिए। अब हम प्रिंट करते हैं, उसको रिट्रीव करते हैं, स्टोर तो कर दिया हमने, अब रिट्रीव करते हैं। रिट्रीव करने के लिए एग्जैक्टली सेम 0 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट ले लेंगे, फिर 0 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट ले लेंगे, 0 2 इंडेक्स वाला, फिर 0 3 इंडेक्स वाला, फिर 1 0 1 1 1 2 1 3, फिर 2 0 2 1 2 2 2 3, फिर 3 0 3 1 3 2 3 3। इस तरीके से हम एलिमेंट को प्रिंट करेंगे। ARR ऑफ I एंड J, थोड़ा सा स्पेस दे दूं ताकि मेरे एलिमेंट्स अलग अलग होकर के दिखें। तो जब ये J चलेगा, I 0 रहेगी तो 0 1, ओके I 0 रहेगी तो J भी 0 0 0 इंडेक्स वाला, 0 1 इंडेक्स वाला, 0 2 इंडेक्स वाला। जब एक रो मुझे प्रिंट होकर के मिल जाएगा, तो जब इससे बाहर आता है तो मैं चाहता हूं कि मैट्रिक्स बनाने के लिए न्यू लाइन में सेकेंड रो नए लाइन में प्रिंट होना चाहिए। तो ये मुझे यहां से ये हटा देना रहेगा ताकि हर एक एलिमेंट एक रो में प्रिंट करे लूप। जे लूप जितनी बार भी चलेगा, जो भी एलिमेंट वो प्रिंट करेगा वो एक ही रो में प्रिंट होगी। देन जब वो फिनिश हो जाएगी, जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा जे का, जे से जब बाहर निकलेगा, देन उसको बोलूंगा मैं कि न्यू लाइन के ऊपर ले जा, तो ये आपको न्यू लाइन के ऊपर लेकर के जाएगा। सेव कर दो और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फोर, ठीक है, 4 इंटर 16 एलिमेंट्स, 22 23 24 55 66 67 78 22 11 12 13 14 15 16 65 77। करेक्ट, बना दिया मैट्रिक्स इस तरीके से। तो ये होता है 2D एरे, मल्टी डायमेंशन एरे इसको बोला जाता है। तो ये कैसे बन रहा है? सबसे पहले तो हमने स्टोर करने के लिए बहुत ही इजी है। जो भी सिस्टम से आप इनपुट ले रहे हो ना, मैं आपको छोटा सा एक 2x2 का करके दिखाता हूँ। 2 मैंने रो के लिए किया, 2 मैंने कॉलम के लिए किया। तो अब ये बोल रहा है कि 4 एलिमेंट्स आप इंटर करो। तो जो 4 एलिमेंट्स आप इंटर करोगे, तो जो पहला एलिमेंट है ना वो 0 0 इंडेक्स पर जाना चाहिए। मैट्रिक्स अगर ध्यान में दोगे कि मैट्रिक्स किस तरीके से बनता है, तो पहला एलिमेंट वो 0 0 के इंडेक्स पर जाएगा, सेकेंड एलिमेंट 0 1 इंडेक्स पर जाएगा। एक बार जब आपका ये आउटर फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है, ओके, एग्जीक्यूट होने के बाद जब कंट्रोल अंदर आ जाएगा, मतलब कंडीशन ट्रू होती है, जब कंट्रोल अंदर आता है ना, तो ये अंदर की चीजें पूरी एग्जीक्यूट हो जाती हैं अपने कंडीशन फॉल्स होने तक। तो ये आपका रो है, रो 0 ही रहेगा, ये 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 इस तरीके से ये चलता जाएगा। देन जब ये फॉल्स होता है ना, इनर फॉर लूप फॉल्स होता है, जब यहां से कंट्रोल बाहर निकलता है, देन आई 1 से इंक्रीमेंट होता है, तो रो 1 हो जाता, तो आई 1 हो जाती है। देन अगेन ये आई 1 रहेगा, 1 0 1 1 1 2 1 3 इस तरीके से ये चलता है। तो स्टोर करने के लिए सेम वे में स्टोर किया हमने, तो रिट्रीव करने के लिए भी सेम वे में रिट्रीव करेंगे कि ARR ऑफ आई जे, आई भी 0 है, जे भी 0 है, तो 0 0 इंडेक्स वाला मुझे मिल गया। ठीक है, अब प्रिंट कर देते हैं। करेक्ट, तो ये 0 0 इंडेक्स वाला मुझे ये 2 मिल गया 0 0 इंडेक्स पर। करेक्ट, अब जे 1 हुआ, 1 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो ये तो अभी 0 ही है, ये 1 हो चुका है, तो 0 1 0 1 इंडेक्स के ऊपर ये 2 है, ये मुझे मिल गया। देन जे अगेन जे हो गया 2 2 लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स, अब ये एग्जीक्यूट नहीं, यहां से बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही यहां से बाहर निकलेगा, अब आई 1 से इंक्रीमेंट करके आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। देन 1 0, ठीक है, 1 0 1, फिर ये 0 जे 0 से स्टार्ट होगा, 1 0, देन जे 1 से इंक्रीमेंट होगा 1 1, फिर 1 2 2 पर फॉल्स हो जाएगा, देन ये बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से ये चीजें एग्जीक्यूट होती हैं जावा के अंदर।
तो ये था सिंपल एग्जांपल जावा का। आई होप कि समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर माई अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो।